इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन बीमारी इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस के बारे में बात करेंगे। यह जो बीमारी होती है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इस बीमारी में व्यक्ति में सफ़ेद रंग के, कभी कभी बिल्कुल ही वाइट, मिल्की वाइट, बिल्कुल वाइट कलर के गोल गोल पैचेज शरीर पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं इनका साइज़ यूजुअली 2 से 6 mm का होता है, मतलब सामान्यतः ये 1 सेंटीमीटर से नीचे के होते हैं। लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में ये जो पैचेज होते हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही असामान्य कंडीशन में। सामान्यतः ये बहुत ही छोटे गोल गोल से, बिल्कुल जैसे गोल या अंडाकार शेप के पैचेज होते हैं, और उन पैचेज में स्किन में कोई चेंज नहीं होता, केवल गोल गोल सफ़ेद रंग के पैचेज होते हैं। मतलब वो उठे नहीं होते हैं, दबे नहीं रहते हैं, उन पे स्केल्स नहीं होते हैं, मतलब उस पर कुछ परतें नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल क्लीन एकदम स्किन, बस केवल कलर चेंज दिखेगा। तो ये जो पैचेज होते हैं सामान्यतः पैर पे या हाथ पे या फिर शरीर पर भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन चेहरे और गर्दन पर ये बहुत ही रेयर है कि ये बीमारी वहाँ पर पाई जाए। तो ये जो बीमारी होती है ये लेट एज की बीमारी मानी जाती है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो ये बीमारी मिलने के चांसेस होते जाएंगे। तो एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि 40 के बाद, 40 उम्र हो जाए आपकी तो 40 के बाद शरीर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जांच किया जाए तो 87%, मतलब 100 लोगों का जांच किया गया तो 87%, 87 लोगों में ये परेशानी देखने को मिली। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ही सामान्य है। कुछ लोगों में मल्टीपल पैचेस देखने को मिलते हैं, कुछ में 1, 2, 3 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ में 50-50, 100-100, 200 पैचेस भी देखने को मिल जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी संख्या और इनकी नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। मतलब जैसे कि यदि 40 के एज में आपको 1 पैचेज हैं तो चांसेज हैं कि 50-60 में आपको कई पैचेज डेवलप हो जाएं। एक रिसर्च में ये पाया गया कि 70 या 80 के एज में ये परेशानी सबके शरीर में, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, शायद ही कोई व्यक्ति बचे जिसके शरीर में ये पैचेज न दिखे जाएं। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पैचेज होते हैं वो छोटे साइज़ के पैचेज होते हैं, बड़े पैचेज नहीं होते हैं। मतलब मटर के दाने के बराबर कह सकते हैं, मोटा मोटा कि मटर के दाने के बराबर साइज़ के होते हैं। और इन पैचेज में व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, कोई खुजली नहीं होती है, कोई जलन नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बस ये देखने में थोड़े से ख़राब लगते हैं। तो इस वजह से अक्सर मरीज़, जैसे पीठ पे है किसी के तो उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई परेशानी हुई है, जांघ के पिछले हिस्से में है तो पता ही, कभी निगाह ही नहीं जा रही है, कभी नज़र ही नहीं जा रही है, कभी घर के किसी और व्यक्ति ने देखा तब वो ध्यान गया, या कभी ध्यान ही नहीं गया। तो इस वजह से ये काफ़ी लोगों के शरीर में होता है, उन्हें पता भी नहीं होता सालों साल तक कि ये कब आया और कब से है, कुछ एग्जैक्टली ड्यूरेशन भी कोई नहीं बता पाता है। तो जो पेशेंट आते हैं, मरीज जो डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं, तो वो केवल एक कंसर्न की वजह से आते हैं, कॉस्मेटिक, मतलब देखने में ख़राब लग रहा है, और दूसरा उन्हें एक बीमारी होती है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, उसके प्रति उनको डर रहता है कि कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लेने वाली है कि IGH या इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसका विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही भिन्न परेशानी है। ये जो परेशानी होती है ल्यूकोडर्मा की तरह से तेज़ी से नहीं बढ़ती है। मतलब जैसे आपको एक पैच कहीं आ गया, एक कोई मटर के दाने के बराबर सफ़ेद निशान, तो वो फिर सालों साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद शायद आपको दूसरा, तीसरा, चौथे निशान आ जाए। और ये लगातार साइज़ में विटिलिगो की तरह बढ़ते नहीं चले जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये साइज़ में बढ़ते चले गए,
ये अधिकांश केसेस में छोटे साइज़ के ही, एक ही साइज़ का जैसे आ गया, फिर वो उसी साइज़ का बना हुआ रहेगा और जब तक आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे तब तक वो उसी साइज़ का, जैसे अधिकांश में सरसों के दाना के बराबर, मटर के दाना या काली मिर्च के बराबर उसी साइज़ का ये सालों साल पड़ा रहेगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। और विटिलाइगो में व्यक्ति के पैचेस अधिकांश 99% केसेस में पैचेस बढ़ते चले जाते हैं। वो पैचेस इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े पैचेज हो सकते हैं, पूरा हाथ इन्वॉल्व हो सकता है, पूरे बड़े बड़े बॉडी पे पैचेज हो सकते हैं, चेहरे पे बड़े बड़े पैचेज हो सकते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में भी वो पैचेज इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इस वजह से ये विटिलाइगो से बिल्कुल ही भिन्न बीमारी है। तो जैसे इस तरह के पैचेज आपके बॉडी में आए तो घबराएं न, क्योंकि विटिलाइगो जो चरक की बीमारी जिसे बोला जाता है हिंदी में, या ल्यूकोडर्मा लोग बोलते हैं, विटिलाइगो नाम से जानते हैं। तो इस बीमारी को लेकर के सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा है, मतलब सोसाइटी में बहुत ही नकारात्मक तरीके से इस बीमारी को देखा जाता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डर होता है कि कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं हो गई, ये चरक वाली बीमारी तो नहीं हुई। तो घबराए, नज़र गया, ध्यान गया, तो घबराए हुए भागे हुए हम लोग के पास आते हैं कि ये देखिए क्या हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए, कहीं मुझे चरक तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे विटिलाइगो तो नहीं हो गया है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इसका कोई चरक से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न होता है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे IGH ही है, इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस ही है। तो आपका डॉक्टर जो होता है बहुत ईजिली इसे डायग्नोज कर लेगा। जो छोटे छोटे पैचेज होंगे, कुछ कुछ इधर उधर बिखरे हुए, जैसे एक हाथ पे मिल गया छोटा सा, एक पैर पे मिल गया या एक आध बॉडी पे मिल गई, इनमें कोई लक्षण नहीं होगा, इनमें कोई सरफेस चेंज नहीं होगा, उबड़ खाबड़ वहाँ की स्किन नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन स्मूथ पैच होगा। बहुत ही कभी कभी उसमें स्केल्स, हल्के फुल्के स्केल्स, पपड़ी देखने को मिल सकती है। इनमें कोई लक्षण नहीं होगा, ये बढ़ेंगे नहीं पैचेज। तो इस तरह से पता चल जाता है। कभी कभी डॉक्टर को, बहुत रेयर कंडीशन में डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपका डर्मोस्कोपी कर सकता है, एक विशेष प्रकार के हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप से निशान को देख सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी भी सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि कुछ 2-4 बीमारियां होती हैं जो कि IGS से बहुत ज़्यादा मैचिंग होती हैं। जैसे LS से एक लाइकेन स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है, वो भी IGS से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग डिजीज़ होती है। इसी तरह कुछ और भी बीमारी होती हैं, जैसे PLC, पिटरियासिस लाइकेनाइडिस क्रोनिका, और कुछ और भी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं IGS से। तो उस कंडीशन में बायोप्सी, मतलब आपका छोटा सा स्किन का टुकड़ा 2 mm या 4 mm का एक छोटी सी मशीन के द्वारा काट करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा और डायग्नोसिस सर्टेन हो जाती है। तो एक बार जब इसकी डायग्नोसिस बन गई तो फिर इसका ट्रीटमेंट का नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि इसका इलाज कैसे होगा। तो जो IGS की प्रॉब्लम है, इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो दवाइयाँ इसके लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी बनी नहीं हैं अभी। मतलब जो भी मेडिसिन्स अभी संसार में अवेलेबल हैं, वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं। तो इसके लिए जो भी ऑप्शंस अभी अच्छे उपलब्ध हैं वो मोस्टली सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे कि या फिर लेज़र बेस्ड ऑप्शन है, या फिर कुछ बर्न करने वाले ऑप्शंस हैं, जिससे कि वहाँ की स्किन को बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में जला दिया जाए। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थेरेपी होती है वो एक केमिकल आती है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इस केमिकल से बहुत कंट्रोल्ड वे में, जैसे ऐसे नहीं कि आपने किसी भी तरह से उसको, वहाँ की चमड़ी को जला दिया, इस केमिकल से बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में, मतलब कि जैसे हिसाब से कितने डेप्थ तक, मतलब कितनी गहराई तक स्किन के केवल सुपरफिशियल लेयर्स को बर्न कर दी जाती है, जला दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि पीछे से जो स्किन आती है वो बिल्कुल फ्रेश, न्यू और पहले जैसी काली आ जाती है। कुछ डॉक्टर्स TCA बर्न करने के बाद फोटोथेरेपी और टैक्रोलिमस नाम की क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोथेरेपी में कुछ खाने वाली गोलियां होती हैं जिन्हें खा करके थोड़ी देर के बाद धूप दिखाना होता है, या फिर लगाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें लगा करके थोड़ी देर के बाद धूप दिखाना होता है।
तो ये फोटोथेरेपी बोली जाती है, ओरल फोटोथेरेपी, ओरल पुवासॉल या फिर टॉपिकल पुवासॉल। तो कुछ डॉक्टर्स इसका भी उपयोग में लाते हैं। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स TCA से बर्न करने के बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, उसका भी उपयोग में ले आते हैं। लेज़र में CO2 लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, इसका फ्रैक्शनल मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। एर्बियम याग लेज़र भी इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी डॉक्टर पसंद करते हैं। यदि इन चीज़ों से भी परेशानी ना ठीक हो तो फिर इसे सर्जरी के द्वारा वहाँ की चमड़ी को काट करके निकाल दिया जाता है और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि इन ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन्हीं मरीजों में है जो इसको लेकर के मन में नकारात्मक भावना बनाए रखते हैं। जैसे कि आपके शरीर में 1-2 पैच है, पैर पे है छोटा सा 2 mm 4 mm का, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। मतलब वो अपना पड़ा रहेगा चुपचाप, किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जीवन भर उसी तरह पड़ा रहेगा। आपके पीठ पे है वो अपना उसी तरह, जैसे आपके तिल आ जाते हैं काले तिल, तो शरीर के सारे तिल को आप खोज खोज के हटाते नहीं हैं। तो एक मायने में साधारण भाषा में हिंदी में इसको सफ़ेद तिल भी बोला जाता है इस बीमारी को। तो जैसे काले तिल को आप खोज खोज के नहीं हटाते हैं, तो उसी तरह से इन सफ़ेद तिल को भी खोज खोज के, जरूरी नहीं है कि इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये कुछ करेंगे नहीं, ये चुपचाप पड़े रहेंगे। जैसे पैर पे है तो सालों साल वहाँ पे पड़ा रहेगा, आपको न बढ़ेगा न घटेगा, उसी तरह चुपचाप पड़ा रहेगा। उसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी, उसमें किसी तरह का लक्षण नहीं आएगा, मतलब किसी मायने में तकलीफ नहीं देगी, केवल आप अपने मन को समझा लें तो यदि मन को समझा लें तो इसके किसी तरह के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। कितने पेशेंट्स में 1-2 पैच ही पूरी लाइफ, एक आया और वो पूरी लाइफ रहा, फिर आया भी नहीं, ऐसा भी देखा गया है। कुछ में बढ़ता है, तो उस पेशेंट में यदि आप साइकोलॉजिकली मन से दुखी हैं कि नहीं मुझे ठीक करना ही करना है, तभी आपका डॉक्टर इन सब ट्रीटमेंट का सलाह देता है। यदि आप समझ सकें कि कुछ बीमारी नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटा सा वाइट तिल आ गया है स्किन में, तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट था। और ये पैचेज आए तो बिल्कुल भी ना घबराएं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आप घबराहट पैदा हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।